हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, कुछ ही दिनों में नीट की एग्जामिनेशन होने वाली है और उस नीट की तैयारी के लिए हम लोग अपने इस चैनल में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, नीट प्रैक्टिस 2024 के नाम से। बच्चों, इस सीरीज के अंदर में हम लोग नीट की 36 ईयर बैक तक की क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। साथ में नीट की 36 ईयर बैक तक की क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की इस वीडियो की। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन निकल करके आ रहा है बेटा, वो पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड विच डिसॉल्व इन अल्कली। सबसे पहली बात आपको यह समझना होगा कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट हम लोग किसको बोलते हैं बाबू? दिस इज अ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। किसको बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को बोला जाता है। अब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कैसा है? दिस इज अ रिंग, S डबल बॉन्ड O और Cl। दिस इज अ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और ये एक प्रकार का टेस्ट होता है। किसका टेस्ट होता है बेटा? तो एमीन का टेस्ट होता है। किसका टेस्ट होता है? एमीन का। इसके माध्यम से हम लोग 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन को सेपरेट करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए तो नाइट्रो कंपाउंड है, इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट का कोई भी खेला नहीं होगा। ये आपके पास 2 डिग्री एमीन है, यहां पे आपकी रिएक्शन हो सकती है। अगर आप 2 डिग्री एमीन के बारे में सोचते हैं तो कुछ ऐसा आपके पास दिया गया है 2 डिग्री एमीन। इसको अगर हम लोग बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा लें, पीएच S डबल बॉन्ड O और Cl, इसके साथ अगर रिएक्शन करा ले तो देखो यहां से H, यहां से Cl, बाहर क्या निकलेगा? HCl निकलेगा। इसके बाद होगा नाइट्रोजन और बन जाएगा S डबल बॉन्ड O और फिर क्या होगा? Cl होगा। फिर आगे भी क्वेश्चन बोला है कि ये जो आपके पास सॉलिड सबस्टेंस बना ना, ये अल्कली में डिसॉल्व हो जाना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं तो ये वाला कंपाउंड रिएक्ट कर जाना चाहिए। लेकिन 2 डिग्री एमीन किसी भी अल्कली के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास सारे के सारे हाइड्रोजन खत्म हो चुके हैं, है कि नहीं? तो यहां पे दूसरा वाला ऑप्शन में हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो रिएक्शन करेगा लेकिन अल्कली के अंदर ये डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है क्योंकि अल्कली के अंदर ये डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। तीसरा है हमारे पास 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन की बात अगर सोचते हैं तो 1 डिग्री एमीन आपके पास कुछ ऐसा दिया गया है। दिस इज 1 डिग्री एमीन और अगर मैं इसको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराऊं, दिस इज अ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो हमारे पास क्या बनेगा? यहां से तो सर HCl बाहर निकल जाएगा। क्या बना हमारे पास? दिस इज अ NH, ये हो गया S डबल बॉन्ड O और फिर हो गया आपके पास PH। दिस इज अ सॉलिड सबस्टेंस। नाउ अगेन इसमें अगर अल्कली डाल दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, तो आपको पता है कि सर ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। तो इसका माइनस इसके प्लस से रिएक्ट करके क्या बना देगा? पानी बना देगा और बना देगा यहां पर एक सबस्टेंस। क्या होगा बेटा? कुछ ऐसा बनेगा और यहां पे लग जाएगा आपके पास सोडियम। मतलब 1 डिग्री एमीन को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करवा सकते हैं या फिर अल्कली के अंदर डिसॉल्व करवा सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। और 3 डिग्री एमीन के साथ बाबू हिंसबर्ग रिएजेंट कभी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2, डाइहाइड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर ऑफ इथेन। तो आपको पता है कि इथेन का दैट इज CH3 और CH3, इसमें एक कार्बन होता है फ्रंट वाला और एक कार्बन होता है बेटा बैक वाला। जो फ्रंट कार्बन है इसको मैं फिक्स बना देता हूं। क्या बना देता हूं? फिक्स। तो आप इसको ऐसा लेते हैं, आपको याद भी होगा डॉट के साथ, दिस इज अ फ्रंट कार्बन वाले हाइड्रोजन हो गए और बैक वाले को मैं सर्कल के साथ दिखा देता हूं। यहां पर
बैक वाले को अगर मैं सर्कल के साथ दिखाऊं, ये हाइड्रोजन हो गया, यहां भी हाइड्रोजन हो गया, यहां भी हाइड्रोजन हो गया। आपको याद होगा इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्लिप्स्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड बोलते हैं। नाउ इसकी एंगल अगर 60 डिग्री मैं यहां पे रोटेट करूं, एक को फिक्स करके दूसरे को अगर मैं रोटेट करूं, तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। फिक्स वाले तो एज इट इज रह जाएंगे, लेकिन जो सर्कल वाला है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। क्या चेंजिंग आएगा सर, जैसे आप 60 डिग्री इसको घुमाए ना, तो ये हाइड्रोजन सर यहां पहुंच गया, एक हाइड्रोजन यहां पहुंच गया, एक हाइड्रोजन यहां पहुंच गया। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज अ स्टेगर्ड। क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड बोलते हैं। और इसमें अगर डाइहाइड्रल एंगल को देखो, ये कितना है बेटा, 60 डिग्री है, जबकि यहां पे डाइहाइड्रल एंगल कितना है, तो 0 डिग्री है। और आपको ये बात पता है कि इक्लिप्स्ड वाला दिस इज लेस स्टेबल, और ये वाला क्या होता है आपके पास, मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। और क्यों ये मोर स्टेबल होता है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो रिपल्शन क्या होती है, कम होती है। रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इक्लिप्स्ड के फॉर्म में आपके पास डाइहाइड्रल एंगल कितना मिला, 0 डिग्री आपको मिला, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है कि द कंपाउंड विच शो मेटामर्स। तो आपको एक बात पता है कि मेटामर्स शो करने के लिए हमारे पास एक तरफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। पॉलीवैलेंट या बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कैसे कह सकते हैं, जैसे आप ऑक्सीजन की बात सोचें तो दोनों तरफ की बॉन्डिंग पॉसिबल है यहाँ पे, दिस इज अ बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इसी तरीके से आप कीटोन के बारे में सोच सकते हैं, इसी तरीके से आप 2 डिग्री एमीन के बारे में सोच सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो बाईवैलेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग साइड दोनों साइड से हो रही है। किधर से हो रही है, दोनों साइड से हो रही है। और साथ में मेटामेरिज्म के अंदर यह भी बोला जाता है कि बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में एक साइड के अल्काइल ग्रुप के दूसरे साइड की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो उसके नोमेनक्लेचर डिफरेंस हो जाती है, या फिर स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जाता है, तब उसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं मेटामेरिज्म का। ठीक ना। अब देखो ये तो है बेटा एल्केन, तो एल्केन में कोई भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसमें कोई भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर आप ऑप्शन नंबर बी को नोटिस करें, दिस इज C3H8 और फिर है आपके पास O, है ना। अगर इसकी बात करें तो आप लिख सकते हैं CH3O CH2 और फिर क्या होगा, CH3 होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, दैट मींस मेटामेरिज्म ये शो कर सकता है। एक और क्राइटेरिया देखें, इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो क्या बनेगा, दिस इज अ मिथॉक्सी इथेन। क्या नाम पड़ेगा इसका, मिथॉक्सी इथेन पड़ेगा। अब एक तरफ के अल्काइल ग्रुप के दूसरे तरफ शिफ्ट करें तो क्या बना, CH3CH2O फिर क्या हो गया, CH3 हो गया। अभी भी इसका नाम क्या पड़ेगा बेटा, दिस इज अ मिथॉक्सी इथेन। क्या नाम पड़ेगा, मिथॉक्सी इथेन नाम पड़ेगा, है ना। मतलब नोमेनक्लेचर सेम आ गया, दैट मींस ये दोनों तो सर आइसोमर नहीं है। तो ठीक है, ये दोनों आपके पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप तो शो कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ के अल्काइल दूसरे तरफ शिफ्ट करने के बाद नोमेनक्लेचर वही रहा है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। दैट मींस स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं हुआ, दैट मींस ये भी आपका मेटामेरिज्म शो नहीं कर रहा है। फिर अगर तीसरे नंबर वाले ऑप्शन को देखें तो C3H6 और O रखा हुआ है, मैं इसकी बात सोच रहा हूं। अगर इसकी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, यानी यहां पे कीटोन की बात हो रही है, तो दोनों तरफ का अल्काइल ग्रुप कॉमन है, एक तरफ को दूसरे तरफ शिफ्ट करेंगे तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, मतलब ये आपका मेटामर्स नहीं बनेगा। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर आप ऑप्शन नंबर डी को नोटिस करें तो हमारे पास है बेटा C4H10 और O। मैं इसकी बात सोच लेता हूं, क्या होगा, CH3O CH2 और फिर क्या हो गया, CH3 हुआ। अगर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या बनेगा, इसका मिथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम पड़ेगा, है ना। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, आप देख सकते हो। एक तरफ का अल्काइल दूसरी तरफ जरा शिफ्ट करें तो क्या होगा, CH3 CH2O CH2 और फिर क्या हो गया, CH3 हो गया। अब इसका नाम देखेंगे तो क्या बनेगा, इथॉक्सी इथेन इसका नाम बनेगा, है ना। तो आप देखो ये दोनों स्ट्रक्चर में एक दूसरे से अलग अलग है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी है, दैट मींस ये आसानी से आपका मेटामर शो कर देगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 आपका मेटामेरिज्म का कंपाउंड है।
ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास विच कंपाउंड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड को देखने के लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है, आपको पता होगा कि कंपाउंड जो होना चाहिए वो साइक्लिक होना चाहिए बेटा। कंपाउंड साइक्लिक के बाद वो कंपाउंड में प्लेनर एटम प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब रिंग के अंदर जितने भी एटम होंगे ना वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से कनेक्ट होने चाहिए, यानी वो प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके बाद उस रिंग पे आपको रेजोनेंस नजर आएगा, क्या आएगा, रेजोनेंस होना चाहिए, और साथ में वो हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल्स रूल क्या होता है, दिस इज अ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं हम लोग, जहां पर n की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होता है और आगे आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। अगर आप 0 लेके चलते हैं तो क्या मिलेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर आप 1 सोचते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर 2 सोचते हैं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर आप 3 सोचते हैं तो कितना आ जाएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना। और अगर आप 4 सोचते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप 5 सोच लेते हैं तो 22 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो किसी रिंग में या कंपाउंड में इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन होता है और ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर लेता है, तब वैसे सिचुएशन में आप उसको एरोमेटिक बोलते हैं। अदरवाइज वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है या फिर नॉन एरोमेटिक हो सकता है। देखते हैं चारों ऑप्शन में किस तरीके से काम होगा। सबसे पहले देखो, ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन पर है, कहां पर है, कंजुगेशन पर है। सबसे पहली चीज, ये तो साइक्लिक दिख ही रहा है, ये प्लेनर भी है, क्यों, क्योंकि हर एक एटम यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेस, हर एक एटम यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कनेक्टेड है आपका, है ना। साथ में रेजोनेंस भी है हमारे पास, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस का पार्ट है। और अगर हक्कल्स रूल को देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे और कंजुगेशन वाला, तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक का पार्ट होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे, ये भी साइक्लिक है, प्लेनर भी है, रेजोनेंस भी है, और कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस ये भी कैसा होगा बेटा, एरोमेटिक होगा। आप देख सकते हो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल्स रूल के अंदर में आता है और वो आपका एरोमेटिक हो जाता है। फिर इस वाले केस में देखें तो साइक्लिक ये भी है, प्लेनर ये भी है, रेजोनेंस ये भी रखा है, और कितना पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले क्या होते हैं, तो एरोमेटिक होते हैं। इस वाले केस में देखेंगे तो साइक्लिक तो है, लेकिन हर एक एटम sp2 से यहां पे कनेक्ट नहीं है। ये वाला जो कार्बन है वो sp3 से कनेक्ट है, और आपको पता है कि sp3 से कनेक्ट होने के बाद ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जैसे ही आपका स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हुआ, ये तुरंत कैसा बिहेव करने लगेगा, नॉन एरोमेटिक की तरह बिहेव करने लगेगा। मतलब इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर डी है, दिस इज अ नॉट अ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। इन चारों ऑप्शन में से कहां से आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है, आपके पास बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl3। हमारे पास है बेटा बेंजीन, इसको हमने रिएक्ट कराया क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। आपको पता है कि FeCl3 लुईस एसिड की तरह काम करेगा, तो ये प्लस और ये हो गया माइनस, नेगेटिव पार्ट को ये एब्जॉर्ब कर लिया, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनाता है, Cl+ बनाता है। अब ये Cl+ को बेंजीन रिंग के साथ अगर कनेक्ट कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा यहां पे क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो पहले वाले से तो आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। दूसरे में आप फिनोल की बात सोचते हैं, तो फिनोल का रिएक्शन NaNO2 के साथ नहीं करता, लेकिन अगर फिनोल की जगह पर अगर आप एनिलीन ले लेते हैं ना, क्या ले लेते बेटा, एनिलीन ले लेते, तब एनिलीन का रिएक्शन आपका NaNO2 के साथ हो जाएगा। किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में। जैसे ही आप इसको लेके चलेंगे तो यहां पे डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, आपको पता भी होगा ये चीजें, N2+ और फिर क्या बनेगा, Cl-। नाउ इसके बाद अगर आप CuCl ले लेते हैं, दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन, तो क्या बनेगा आपके पास, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन यहां पर एनिलीन होता तब ऐसा हो सकता था, लेकिन यहां पे फिनोल दिया हुआ है तो ये रिएक्शन वर्क नहीं करेगा। बेंजीन के साथ HCl का रिएक्शन कभी भी डायरेक्ट नहीं होता, तो ये वाला रिएक्शन भी आपका वर्क नहीं होगा।
और इसमें अगर आप देखें तो ये लोन पेयर हो गया बेटा। अगर हम बात करें एनिलीन का, तो एनिलीन को आप रिएक्ट करवा रहे हैं सर HCl के साथ और इसको साथ में हिट कर दे रहे हैं आप। तो यहां पे तो लोन पेयर है, इस H प्लस को मिल जाएगा, तो आपके पास यहां पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज अ NH3 प्लस और फिर क्या हो गया Cl माइनस, यानी इससे तो आपका क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो क्लोरोबेंजीन आप सिर्फ एक ही ऑप्शन से बना सकते हैं, वो है ऑप्शन नंबर ए। बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl3, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन कजेल-डाहल्स मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपको पता है कजेल-डाहल मेथड्स के अंदर में, कजेल-डाहल्स मेथड्स के माध्यम से आप नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करते हो। किसकी एस्टिमेशन करते हो, नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करते हो, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, है ना। और कैसे किया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो एक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और उसी के माध्यम से हम लोग नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करते हैं। लेकिन कजेल-डाहल मेथड्स किसके लिए काम नहीं करता, तो नाइट्रोबेंजीन के लिए काम नहीं करता। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, नाइट्रोबेंजीन के लिए काम नहीं करता। दैट मीन्स ये नाइट्रोबेंजीन के लिए कभी भी वर्क नहीं करेगा। फिर कभी भी ये काम नहीं करता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए बात करो तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए भी ये काम नहीं करेगा। जैसे आप पिरिडीन की बात सोचते हैं तो इससे भी नाइट्रोजन की एस्टिमेशन नहीं होगी। फिर आप क्विनोलिन की बात सोचते हैं तो इससे भी नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं होगा। समझ रहे बात को ना, तो इससे आप नाइट्रोजन की एस्टिमेशन नहीं करवा सकते। फिर एक है आपके पास अजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड से भी आपका नाइट्रोजन के एस्टिमेशन नहीं होता बाय द हेल्प ऑफ कजेल-डाहल्स मेथड। अगर आप एजो कंपाउंड के लिए एग्जांपल देखें तो आप इसको ऐसा ले सकते हैं N डबल बॉन्ड N, आप इसको ऐसा सोच लीजिए, ठीक है। तो इन चारों कंपाउंड के साथ नाइट्रोजन की एस्टिमेशन नहीं होती। फिर होती किससे है, तो सर एनिलीन के साथ होती है। किसके साथ होती है बेटा, एनिलीन के साथ होती है। यानी इसके साथ आपको आसानी से नाइट्रोजन एस्टिमेशन देखने को मिल जाएगा। और कैसे, तो सबसे पहले इसको ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो अमोनियम सल्फेट बनता है। यहाँ पे क्या बनता है बेटा, अमोनियम सल्फेट बनता है और इसी का फर्दर यूज करके आप नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विथ ओजोन फॉलोड बाय जिंक ऑब्लिक वाटर, फॉर्मल्डिहाइड एंड 2-मिथाइल प्रोपेनॉल एज अ प्रोडक्ट, द कंपाउंड एक्स इज। एक्स को हम लोग सबसे पहले ओजोन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और सेकेंड टाइम में इसको जिंक के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आपके पास एक तो बन रहा है सर फॉर्मल्डिहाइड, HCH डबल बॉन्ड O, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, और दूसरा बन रहा है 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। 2-मिथाइल प्रोपेनॉल को आप ऐसे ले लो, O डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। एक हो गया आपके पास फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा हो गया आपके पास 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। तो इससे आप एक्स कैसे प्रिडिक्ट करोगे, तो सिंपल क्या करो, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन को हटा दो, ये डबल बॉन्ड को इसके साथ जोड़ दो, तो क्या बना आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 एंड फिर क्या हो गया बेटा CH3 हो गया। अब इसका नोमेनक्लेचर करो 1, 2, 3 एंड 4। थर्ड पोजीशन पे हो गया मिथाइल का पार्ट, 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए हो गया सर ब्यूट, और फर्स्ट पोजीशन पे हो गया इन। इस कंपाउंड को यूज अगर करेंगे ओजोनोलाइसिस के लिए तो एक फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और एक क्या बनेगा, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल बनेगा आपका। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीसीज, द नंबर ऑफ कंपाउंड या स्पीसीज विच ओबे हकल्स रूल। तो हकल्स रूल को आपको पता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, जहां पर n की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, आगे आप कहीं भी लेके जा सकते हैं।
अगर आप 0 पुट करते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, और अगर आप 3 पुट करते हैं तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और अगर आप 4 पुट करते हैं तो कितना आएगा, 18 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। इस तरीके से काम में आता है हक्कल्स रूल के अंदर। अब इन सब में से देखो कि कहां पे हक्कल्स रूल फॉलो हो रहा है। तो ये हो गया 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन है सर, ये हक्कल्स रूल के अंदर में तो आता ही, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखो ये कंजुगेशन पर है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होता है ना। तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी हक्कल्स रूल का पार्ट है। फिर यहाँ पे देखे 2 2 जा 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो हक्कल्स रूल के अंदर में कंसीडर नहीं होता, तो ये नहीं होगा आपका। फिर नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन पर है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करो, 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये भी आपका हक्कल्स रूल का पार्ट नहीं है। अगले वाले में देखें तो यहां पर आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है सर, ये हक्कल्स रूल का पार्ट है। फिर देखें यहाँ पे 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल्स रूल के अंदर में आता नहीं है, तो ये हक्कल्स रूल का पार्ट नहीं है। अगले वाले में देखें 2 4 6 8 10 12 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन में आपके हक्कल्स रूल तो आते ही हैं। तो टोटल कितने कंपाउंड है जो हक्कल्स रूल को फॉलो किया, 1 2 3 एंड ये हो गया 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2023 के अंदर में। ठीक है, कॉपी करो, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कह रहा है सिंपल कि विच कंपाउंड अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ एरोमेटिक। तो हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन किए थे वो इसी तरीके से था। तो एरोमेटिक होने की 4 कंडीशन मैंने बताया, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें देखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है सर, ये तो एरोमेटिक का पार्ट है ही। इसमें देखें 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, ये भी आपका एरोमेटिक का पार्ट है। इसमें देखें आपके पास तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक का पार्ट है। इसमें देखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट ये वाला जो कार्बन है आपका, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये नॉन प्लेनर है आपका। कैसा है, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर अगर हो गया तो कंपाउंड क्या बन जाता है, नॉन एरोमेटिक बन जाता है। क्या बन जाता है, नॉन एरोमेटिक। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है कि द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करो। तो पहले नंबरिंग करो यहां से 1 2 3 4 5 और 6। तो इस साइड से 3 नंबर पे अल्कोहल मिला, ऊपर से करें 1 2 3 4 5 और 6, और ऊपर वाले साइड से अल्कोहल को 4 नंबर मिला। तो सही कौन सा है, नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या है, रॉन्ग, क्योंकि अल्कोहल को लोअर नंबर मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल। अब फर्स्ट पोजीशन पे हो गया ब्रोमीन, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो। इसी ट्रेंड पर 5 नंबर पे है क्लोरीन, तो 5 क्लोरो हो गया। इसी ट्रेंड पर 4 नंबर पे है मिथाइल, तो 4 मिथाइल हो गया, 4 मिथाइल। इसके बाद 6 कार्बन है तो बोल देंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और थर्ड पोजीशन पे हो गया OL। दिस इज अ करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोल रहा है, कजेल-डाहल्स मेथड इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ। तो हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए कि कजेल-डाहल मेथड्स को यूज करके हम लोग नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करते हैं। और कहां से हो सकता है, एनिलीन से कर सकते हैं, एजो कंपाउंड से नहीं होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से नहीं होगा, और साथ में नाइट्रो कंपाउंड से नाइट्रोजन की एस्टिमेशन नहीं होगी। तो कजेल-डाहल मेथड को यूज करके नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लैसेजिन टेस्ट इज यूज्ड इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस टू डिटेक्ट। तो आप लोगों को पता है कि लैसेजिन टेस्ट को यूज करके नाइट्रोजन भी डिटेक्ट होता है, सल्फर भी होता है, और क्लोरीन भी होता है। कैसे कैसे डिटेक्ट होते हैं, तो फ्यूजन मास बनाते हैं हम लोग यहाँ पे ना, बेसिकली आयोनिक फॉर्म बनाते हैं। जैसे सोडियम को रिएक्ट करते हैं कार्बन एंड नाइट्रोजन के साथ, तो सोडियम साइनाइड बनता है, ये आयोनिक फॉर्म में होते हैं। इसके बाद सोडियम का रिएक्शन हम लोग सल्फर के साथ कराते हैं, तो सोडियम
Na2S बनता है, ये भी आयोनिक फॉर्म में आ जाता है। फिर सोडियम का रिएक्शन हम लोग हैलोजन के साथ कराते हैं। हैलोजन यहाँ पे क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और क्या होता है बेटा, आयोडीन होता है। क्या मिलता है यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaX मिलता है। तो आप इससे नाइट्रोजन भी डिटेक्ट कर पा रहे हैं, सल्फर भी डिटेक्ट कर रहे हैं और क्लोरीन भी डिटेक्ट कर रहे हैं। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन डुमास मेथड फॉर एस्टिमेट ऑफ नाइट्रोजन 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहां पर देखते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है बेटा, 0.25 ग्राम है। इसमें नाइट्रोजन को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। नाइट्रोजन कितना कलेक्ट कर रहे हैं, तो 40 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 40 ml है। टेम्परेचर कितना दिया गया, तो 300 केल्विन दिया गया है। एंड 725 mm ऑफ प्रेशर, और जो प्रेशर है बेटा P1 या P टोटल मान लेता हूं मैं, तो 725 mm ऑफ Hg प्रेशर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, इफ द एक्वस टेंशन एट 300 केल्विन इज 25 mm ऑफ Hg। तो प्रेशर जो एक्वस टेंशन वाला है ये कितना है, तो 25 mm ऑफ Hg है। और आपने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ रखे हैं कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस प्लस क्या होता है, प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन। मैं पढ़ाया था आपको, है ना। तो टोटल प्रेशर कितना था, 725। प्रेशर ऑफ गैस चाहिए और एक्वस टेंशन कितना था, तो 25 mm ऑफ Hg था। दैट मीन्स जो प्रेशर ऑफ गैस निकल करके आएगा, दिस इज 725 माइनस 25, दैट विल बी 700 mm ऑफ Hg। यानी नाइट्रोजन गैस की प्रेशर कितनी मिल गई, 700 mm ऑफ Hg मिल गई। नाउ एक और कंडीशन मैं बना देता हूं यहाँ पे STP वाला, और STP पे नाइट्रोजन की वॉल्यूम कलेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो यहां पे वॉल्यूम कितना होगा यही कलेक्ट करेंगे, साथ में टेम्परेचर STP पे कितना होता है, 273 केल्विन होता है, और प्रेशर कितना होता है बेटा, तो 760 mm ऑफ Hg होता है। नाउ अब चलते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से, जानते हैं प्रेशर ऑफ गैस इनटू V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन क्या होगा, तो T2 होगा। प्रेशर ऑफ गैस को जरा पुट करो, कितना 700, वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास 40, और टेम्परेचर कितना हो गया आपके पास 300 इज इक्वल टू P2 कितना है हमारे पास 760, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, और T2 आपके पास कितना हो जाएगा, तो 273 हो जाएगा। अगर आप इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 33.5 ml। कितना आएगा बेटा, 33.5 ml आएगा। ठीक है, अब हमें STP पे वॉल्यूम पता चल गया। नाउ STP पे वॉल्यूम पता चल गया तो STP पे हम लोग वेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट का फंडा यूज करें, W अपॉन M इज इक्वल टू V अपॉन क्या होता है, 22400। और ये फॉर्मूला कब यूज करते हो, जब STP की बात होती है ना। अब वेट निकालना है हमें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना होता है 28 इज इक्वल टू STP पे वॉल्यूम कितना आया है, तो 33.5 डिवाइड बाई क्या होगा 22400। अब W को यहां पे कैलकुलेट करो तो 33.5 इंटू 28 बटा क्या होगा 22400 होगा। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आएगा 0.0419 ग्राम के आसपास में। अब ये हमें नाइट्रोजन का वेट मिल चुका है, नाइट्रोजन का वेट मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना मिला बेटा 0.0419 बाई टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था 0.25 इंटू क्या होगा 100 होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16.76% के आसपास में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह, इन डुमास मेथड ऑफ एस्टिमेट ऑफ नाइट्रोजन 0.35 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस बार हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 0.35 ग्राम दिया गया है। गिव 55 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड। फिर से यहां पे नाइट्रोजन को कलेक्ट कर रहे हैं, कितना वॉल्यूम है बेटा, दिस इज 55 ml। एंड टेम्परेचर कितना है, तो सर 300 केल्विन है, और प्रेशर कितना है टोटल वाला
टोटल प्रेशर है बेटा 715 mm ऑफ Hg। और इसी में अगर लास्ट में देखोगे तो लिख रहा है एक्वस टेंशन कितना 15 mm ऑफ Hg। तो प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन ये कितना होगा, तो 15 mm ऑफ Hg क्वेश्चन में बोल दिया गया है। और हम लोग जानते हैं कि प्रेशर टोटल इसको क्या लिखते हैं, दिस विल बी प्रेशर ऑफ गैस प्लस क्या होगा, प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन। पढ़ चुके हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। तो टोटल प्रेशर था 715, प्रेशर ऑफ गैस आपको चाहिए, एक्वस टेंशन है 15। तो प्रेशर ऑफ गैस कितना मिला, 715 माइनस 15, दैट मीन्स 700 mm ऑफ Hg प्रेशर मिल चुका है। अब डुमास मेथड को यूज करने के लिए आप एक कंडीशन कौन सा लेते हैं, एसटीपी वाला, जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन पे किया था। एसटीपी पर वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस का कितना होगा पता करना है, टेम्परेचर कितना होता है एसटीपी पे 273 केल्विन सोच लो, और प्रेशर कितना होता है बेटा, तो 760 mm ऑफ Hg होता है, ये आप जानते हैं। नाउ आइडियल गैस को यूज करें, नाउ अगर आइडियल गैस को यूज करें तो प्रेशर ऑफ गैस इनटू V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन क्या होगा, तो T2 हो जाएगा। प्रेशर ऑफ गैस कितना आ चुका है 700, V1 कितना है 55, और T1 आपके पास कितना है, तो सर 300 है। और P2 की बात अगर सोचते हैं तो कितना है 760, V2 आपको कैलकुलेट करना है, और T2 कितना है 273। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो V2 निकल करके आता है लगभग 46 ml के आसपास में। अब इस वॉल्यूम पर हम लोग नाइट्रोजन का वेट निकालेंगे एसटीपी कंडीशन पर। नाउ अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले को यूज करूं, W अपॉन M इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन 22400। ये कौन सी कंडीशन पर आती है, तो एसटीपी वाली कंडीशन पे आती है। ठीक है, वॉल्यूम को जरा पुट करें यहां पे, तो W मॉलिक्यूलर मास हो गया 28, कितना हो गया 46 अपॉन 22400। W यहां पे कैलकुलेट करेंगे आएगा 0.0575 ग्राम के आसपास में, कैलकुलेट करके देख लेना आप। ठीक है, अगर हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यहां से कैलकुलेट करें तो नाइट्रोजन कितना आ चुका है एसटीपी पर 0.0575। टोटल आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था बेटा, 0.35 था। तो 0.35 इंटू क्या हो गया आपके पास 100 हो गया। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग निकल करके आ जाता है 16.45% के आसपास में। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, कह रहे कि इन द कजेल-डाहल्स मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अ सॉलिड सैंपल, अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.75 ग्राम ऑफ सैंपल। आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है बेटा 0.75 ग्राम, राइट। आपने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को यूज किया है, यानी कि एसिड बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो बेस हो जाएगा। सोच सकते हैं, है ना। क्या जानते हैं हम लोग, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं, मिलीमोल इनटू क्या होगा, तो एन फैक्टर हो जाएगा बेस का। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो एन फैक्टर ऑफ एसिड इनटू मोलारिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिलीमोल इनटू क्या होगा, तो एन फैक्टर ऑफ बेस हो जाएगा। एसिड क्या है H2SO4, तो एन फैक्टर हो गया 2, मोलारिटी कितना है 1, और वॉल्यूम कितना है 10 ml इज इक्वल टू मिलीमोल, क्या होगा बेटा, मिलीमोल इनटू अमोनिया का, अमोनिया है ना आपके पास, तो अमोनिया का एन फैक्टर कितना होता है 1 होता है, यानी कि 20 बराबर क्या आ गया, मोल इनटू 1000। भाई मिलीमोल को तो ऐसा लिख सकते हैं ना, तो एन बराबर क्या मिल गया हमारे पास 20 अपॉन 1000। सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.02 मोल। नाउ अब क्या करो कि इस मोल से नाइट्रोजन का वेट निकाल लो, तो एन बराबर होता है W अपॉन M इज इक्वल टू क्या हो गया 0.02। तो नाइट्रोजन का वेट कितना 14 इज इक्वल टू हुआ 0.02, तो W बराबर कितना होगा 0.02 इंटू 14, सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.28 ग्राम। ठीक है,
अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल लो। कैसे निकालते हैं? नाइट्रोजन का वेट है 0.28, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था 0.75, इनटू क्या होगा 100 होगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग निकल करके आएगा 37.33%। ठीक है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहे हैं कि इन द सोडियम फ्यूजन टेस्ट of organic compound the nitrogen of the organic compound is converted into। तो आपको पता है कि सोडियम फ्यूजन टेस्ट लैसेजिन्स मेथड के अंदर में आता है। कैसे कैसे काम होता है? सोडियम का रिएक्शन कार्बन प्लस नाइट्रोजन के साथ होती है तो सोडियम साइनाइड बनता है NaCl। फिर उसी फ्यूजन के अंदर में सोडियम का सल्फर के साथ रिएक्शन होता है तो Na2S बनता है, सब आयोनिक फॉर्म में आते हैं। फिर सोडियम का रिएक्शन हैलोजन के साथ भी होता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हालाइड बनता है। तो कौन से कंपाउंड बने आपके पास? तो सोडियम साइनाइड बना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहे हैं कि नाइट्रोजन डिटेक्शन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरिड आउट बाय लैसेजिन टेस्ट। द ब्लू कलर फॉर्म्ड करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। इन चारों में से कौन सा कलर आपका ब्लू शो कर रहा है? तो वैसे तो ये वाला कंपाउंड आपके डायरेक्ट शो करते हैं। कौन सा कलर होता है बेटा? प्रशियन ब्लू कलर होता है। कैसे होते हैं लैसेजिन टेस्ट में? तो हम लोग लेते हैं सोडियम फेरोसाइनाइड Na4FeCN का होल 6, सोडियम फेरोसाइनाइड, इसको रिएक्ट कराते हैं फेरिक सल्फेट के साथ Fe2SO4 का होल थ्राइस के साथ। क्या प्रोडक्ट बनता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, सोडियम हटता है और क्या लगता है? आयरन लगता है। यहां पे क्या बनेगा? Fe4FeCN का होल 6 का होल थ्राइस प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, और इसका कलर कैसा होता है? तो प्रशियन ब्लू कलर का होता है। ये कैसा होता है? प्रशियन ब्लू कलर का होता है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थो पारा नाइट्रोफिनोल के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी स्टीम डिस्टिलेशन। और कैसे होता है? जैसे अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल सोचो आप, तो ये हो गया आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, है ना। यहां पे कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। इस बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से आप इसको जानते हैं। ठीक है, जिसके वजह से ये क्या होता है बेटा? दिस इज अ स्टीम वोलाटाइल। क्या होते हैं? स्टीम वोलाटाइल होते हैं। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? दिस विल बी मोर वोलाटाइल, मोर वोलाटाइल। तो स्टीम वोलाटाइल क्यों होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल? ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। जबकि यहीं पे अगर पारा नाइट्रोफिनोल सोचते हैं आप, तो पारा नाइट्रोफिनोल में कुछ मैं ऐसा ले लेता हूं, दिस इज अ पारा नाइट्रोफिनोल, और एक और पारा नाइट्रोफिनोल सोच लेते हैं, N डबल बॉन्ड O, और यहां पर हो गया O, ये हो गया आपके पास OH। तो यहां पर भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये वाला और ये वाला। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है ये? दिस इज ए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर होने की वजह से दिस इज नॉट स्टीम वोलाटाइल, ये स्टीम वोलाटाइल नहीं होता। या फिर आप इसको कह सकते हैं दिस विल बी लेस वोलाटाइल। क्या बोल सकते हैं? लेस वोलाटाइल। तो एक स्टीम वोलाटाइल है, दूसरा स्टीम वोलाटाइल नहीं है, इसलिए स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज करके ऑर्थो और पारा नाइट्रोफिनोल को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसको, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, क्या है कि पेपर क्रोमैटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल। तो सीधा साधा इसका एग्जाम्पल क्या होता है? पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी आप इसको कहते हैं। पेपर क्रोमैटोग्राफी का एग्जाम्पल क्या है? पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। ठीक है,
चलिए आगे अगर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ, कह रहा है कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एक ऐसा है बेटा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, हैज द इंटायर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन सिंगल प्लेन। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन एक ही प्लेन पर होती है, सेम प्लेन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? सेम प्लेन पे बात हो रही है। तो एक पॉसिबिलिटीज होती है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यहां पे sp2 होगी। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो कार्बन होते हैं वो सब एक ही प्लेन पर बात होती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड हैव अ सेम लेंथ लेस देन 1.54 एंगस्ट्रॉम। जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम से क्या है, कम है, लेकिन मोर देन 1.34 एंगस्ट्रॉम, लेकिन 1.34 एंगस्ट्रॉम से ये क्या है बेटा, तो ज्यादा है। अब इससे ज्यादा और इससे कम, तो यानी कि 1.41 ले सकते हैं। और आपको पता है कि ये बॉन्ड लेंथ किसके लिए होती है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए होती है। और ये किसके लिए होती है, तो बेटा sp3 के लिए होती है। और ये किसके लिए होती है, तो सर sp के लिए होती है। अब बॉन्ड एंगल हमें पता करना है यहां से, इसका बॉन्ड एंगल। तो sp2 के लिए बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। sp3 के लिए कितना होता है, तो 109 डिग्री 28 मिनट। और sp के लिए कितना होता है, तो सर 180 डिग्री होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 120 डिग्री आपका। इसलिए sp2 हाइब्रिडेशन की बात कह रहा है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन या फिर कार्बोनियम आयन। इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। तो आपको पता है कि कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले रेजोनेंस को देखते हैं, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव, यही देखते हैं हम लोग, है ना। तो अगर इसमें देखें, यहां पे नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, कोई भी रेजोनेंस की बात नहीं है। यहां भी क्या है, नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, यहां भी रेजोनेंस नहीं है। यहां पे देखें नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, यहां पर भी रेजोनेंस नहीं है। फिर है ये आपके पास स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, कैसे, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये कंजुगेशन पर आ रहा है, यानी कि रेजोनेंस है, तो ये स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस के आधार पे। और भी कुछ चीजें जरा चेक करते हैं। यहां पे देखें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दिख सकता होगा यहाँ पे, दिस इज अल्फा कार्बन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। यहां पर 3 6 9 अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर। और यहां पर देखें तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, तो स्टेबिलिटी में अगर आप देखोगे, चेक करोगे, तो आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा, अगर आप सी वाले केस में नोटिस करें तो यहां पर मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि इस वाले केस में मैक्सिमम H इफेक्ट होगा, हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा होगा। इससे ज्यादा किसी कंपाउंड में आपकी अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेगी। साथ में ये भी प्लस आई इफेक्ट है, ये भी प्लस आई इफेक्ट है, ये भी प्लस आई इफेक्ट है, मतलब यहां पे मैक्सिमम आई इफेक्ट भी होगा। और एक चीज हमेशा याद रखना एक चीज, अगर मैक्सिमम H इफेक्ट होता है और साथ में मैक्सिमम आई इफेक्ट भी होता है, तो इसकी पावर ज्यादा हो जाती है इन कंपेरिजन टू रेजोनेंस। रेजोनेंस से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर स्टेबिलिटी आप चेक करोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम H इफेक्ट भी है और मैक्सिमम I इफेक्ट भी है, और इन दोनों अगर एक साथ एक ही कंपाउंड में होते हैं तो रेजोनेंस से ज्यादा पावर हो जाता है उसका। ठीक, अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, डी नंबर, उसके बाद हो जाएगा सर बी नंबर, और उसके बाद हो जाएगा सर ए नंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। क्या बोल रहे हैं कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अभी मैंने जस्ट बताया। सबसे ज्यादा रेजोनेंस चेक करो, उसके बाद H इफेक्ट, उसके बाद I इफेक्ट। कहीं देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है, नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं है। इसमें भी क्या है, नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं है। यहां भी देखें नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, कोई भी रेजोनेंस नहीं है। यहां भी देखें तो नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस तो किसी में नहीं हुआ। अब बढ़ते हैं हाइपर कंजुगेशन। यहां पे 0 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है ना सर।
यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कितना है बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे कितना 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर कितना है सर, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ज्यादा क्या होती है बेटा, स्टेबिलिटी होती है। तो स्टेबिलिटी का अगर आप करेक्ट ऑर्डर देखते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया डी, उसके बाद हो गया सी, उसके बाद हो गया बी, उसके बाद हो गया ए। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगले वाले केस में अगर देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी ऑन I माइनस Cl माइनस एंड Br माइनस। एक चीज ध्यान देना, जैसे F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस की बात करते हैं, आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो, तो टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो साइज ऑफ एनायन क्या होगा, बढ़ेगा। साइज ऑफ एनायन क्या होता है, बढ़ता है। अब साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा, डेट मीन्स ऑर्बिटल की साइज भी क्या होगी, बढ़ेगी। साइज भाई बढ़ रहा है तो ऑर्बिटल की साइज भी क्या होगी, बढ़ेगी। साथ में क्या होगा कि लोन पेयर हाइयर ऑन होमो, लोन पेयर हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा जाने की कोशिश करेगा। और ये सब जब हो गया तो साथ में न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा I माइनस में, उसके बाद Br माइनस में, उसके बाद Cl माइनस में, उसके बाद कहां पर होगा, F माइनस में। तो सबसे ज्यादा I माइनस, Br माइनस और Cl माइनस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन इन द फॉलोइंग। तो कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी को चेक करने का, स्टेबिलिटी चेक करने का पहला तरीका क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। या फिर आप कह सकते हैं परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। और इसके बाद आप खेल सकते हैं रेजोनेंस के साथ और फिर इंडक्टिव के साथ, क्योंकि कार्बोएनायन में हाइपर कंजुगेशन का खेल नहीं होता है। ठीक ना, अब चेक करो जरा, इसका परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर कितना होता है, 25%। इसका परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा, तो ये एसपी है, यानी कि 50% की बात हो रही है। परसेंट ऑफ एस कितना होगा, 50%। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है सर, तो sp3। तो स्टेबिलिटी में अगर आप चेक करते हैं, यहां पे क्या चेक करते हैं, स्टेबिलिटी को अगर आप चेक करते हैं तो सबसे ज्यादा परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर जहां होगा उतने ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यानी सबसे ज्यादा यहां पे दिख रहा है तो पहला वाला सर ज्यादा स्टेबल होगा, और चौथा वाला देखें जो sp3 वाला था, ये तो सर सबसे कम स्टेबल होगा। फिर बात आती है सेकंड और थर्ड में, यहां भी sp2 है, यहां भी sp2 है, तो यहां भी sp2 है और साथ में ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस भी है। किसके अकॉर्डिंग, मैं पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, नेगेटिव चार्ज की नहीं बात कर रहा हूं। नेगेटिव चार्ज जो है ना, दिस इज डीलोकलाइज्ड, सॉरी लोकलाइज्ड है। ये नेगेटिव चार्ज क्या है बेटा, लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, जो रेजोनेंस पे भाग नहीं ले रहा आपका। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन तो कंजुगेशन पर है ना, यहां पे कोई कंजुगेशन नहीं है क्या, तो कंजुगेशन बढ़ता है, डेट मीन्स रेजोनेंस, और रेजोनेंस आ गया तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। थर्ड से ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, सेकंड हो गया। यानी 1 के बाद सेकंड, उसके बाद क्या हो गया, थर्ड हो गया। क्यों सेकंड ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एक तो सर पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज पर है, दूसरा है कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज जो है ये लोकलाइज्ड है। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस पे नहीं जा रहा, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन तो रेजोनेंस पर है, तो स्टेबिलिटी यहां पर रेजोनेंस के आधार पे भी देख सकते हैं। तो थर्ड से ज्यादा कौन हो गया आपके पास, सेकंड हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको सोचेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, आप इसको सिंपल इलेक्ट्रॉन लविंग के नाम से जानते हैं। भाई फिलिक का मतलब क्या होता है, टू लव होता है ना। इलेक्ट्रॉन लविंग यानी नेगेटिव चार्ज की लविंग, यानी वैसी स्पीसीज जो पॉजिटिवली चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो,
इलेक्ट्रॉन क्या हो, डिफिशियंट हो, तो वैसी स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस इलेक्ट्रोफाइल है यहां पर। साथ में ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट वाले हैं, तो सर ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। फिर NO2 प्लस, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन H3O प्लस की बात करें, दिस इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल। और क्यों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, अगर आप देखें तो HOH, दिस इज वाटर, यहां पर H प्लस मैं ले लेता हूं और इसकी कोऑर्डिनेशन में इसके साथ दिखा दिया, तो आपके पास रिजल्ट क्या बना, दिस इज अ HOH, यहां पर हो गया H और इसके साथ हो गया प्लस। समझ रहे बात को? तो यहां पर ये कभी भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक के जैसा काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे ऑक्टेट लगभग कंप्लीट दिखाई दे रही है। समझ रहे हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, इसको चेक करने के लिए हम लोग लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम या फिर प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एंड माइनस आई। ठीक, अब इसमें देखो ये लोन पेयर है, भाई डायरेक्टली अटैच एटम पे लोन पेयर होता है तो उसके लिए तो प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। फिर यहां पर भी डायरेक्टली अटैच्ड एटम में लोन पेयर है तो सर ये भी प्लस एम इफेक्ट होगा। फिर यहां पे देखो डायरेक्टली अटैच्ड एटम में लोन पेयर है तो ये भी प्लस एम होगा। लेकिन इस वाले में देखो तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे लोन पेयर भी नहीं है और मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, ना तो प्लस एम होगा ना तो माइनस एम होगा, ये बेसिकली काम करेगा माइनस आई की तरफ। ठीक है, अब एक चीज देखना, ये जो CH3 है ना, दिस इज अ बल्की ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बेटा, बल्की ग्रुप है। तो बल्की ग्रुप अगर बढ़ता है तो आपको पता है रिपल्शन भी क्या होती है, बढ़ती है। रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, और बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो प्लस एम इफेक्ट क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। इसमें बल्की ग्रुप नहीं है तो प्लस एम इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। फिर इस वाले केस में देखें तो यहां पे प्लस एम इफेक्ट कम होगा ड्यू टू इंटरनल कंजुगेशन, ड्यू टू इंटरनल कंजुगेशन। अच्छा, इंटरनल कंजुगेशन इसमें कैसे देख पाते हैं, आपके पास ग्रुप कौन सा है, NHCOCH3 ना, तो अगर मैं ये ग्रुप दिखा दूं NHC डबल बॉन्ड O एंड CH3, मैं इसकी बात कर रहा हूं, सर यहां पे तो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इधर से कंजुगेशन पे जा रहा था और इस ग्रुप में पहले से भी कंजुगेशन हो रहे थे, इधर से भी कंजुगेशन था, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इंटरनल कंजुगेशन का। और इंटरनल कंजुगेशन की वजह से प्लस एम की जो इफेक्ट है वो क्या हो जाते हैं बेटा, तो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनल कंजुगेशन की वजह से जो प्लस एम इफेक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ज्यादा रिएक्टिव कहां पे मिला, अगर मैं रिएक्टिव ऑर्डर देखूं, रिएक्टिव ऑर्डर देखूं तो सबसे ज्यादा प्लस एम बी वाले सेगमेंट में हुआ, तो बी ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद ए, उसके बाद कौन हो जाएगा, सी, और लास्ट में क्या हो जाएगा, डी, चूंकि माइनस आई की बात हो रही है यहां पे, तो ये हो गया आपके पास डी, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, कह रहे कि विच वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म में सबसे पहले कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए सबसे पहले कौन अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये कौन सा इफेक्ट है, दिस इज प्लस आई, तो इसकी शिफ्टिंग इधर से इधर हुई और यहां का नेगेटिव चार्ज इसको मिल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है, दैट मींस ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक। और साथ में अगर देखो तो H प्लस भी जुड़ रहा है, यहां से OH माइनस भी जुड़ रहा है, दैट मींस ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। ठीक है, तो कैसे सोच रहे हैं इसको हम लोग, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, आपके पास आया बेटा H प्लस, है ना, तो H प्लस आया, आप क्या करोगे, ये वाला बॉन्ड इधर गया, फिर यहां का नेगेटिव इसके पास आया, क्या मिल जाएगा हमारे पास, CH3 CH प्लस
और फिर हो गया आपके पास CH3, कार्बोकेटायन बन गया। अब इसके बाद हम लोग वाटर को रिएक्ट कराते हैं H2O के साथ, यहां पे लोन पेयर है, लोन पेयर इसके पास गया तो आपके पास बन जाएगा CH3 CH, यहां पर OH2 प्लस और फिर हो जाएगा CH3। फिर यहां से मैं H प्लस को बाहर कर दूं, H प्लस को बाहर किया तो बना CH3 CH OH और फिर क्या हो गया CH3 हो गया। तो आप देख सकते हो पहले अटैक कौन किया, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, और साथ में देख रहे हो कि यहां पे वाटर ऐड हो रहा है, इसलिए यह नाम क्या पड़ा, एडिशन रिएक्शन नाम पड़ा। इसका नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जबकि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो पहला वाला तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। दूसरा वाला देखें आप कैसे कर रहे हैं, देखो ये माइनस है और ये वाला क्या है प्लस। आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो न्यूक्लियोफाइल भी रखता है और इलेक्ट्रोफाइल भी रखता है। न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले इस कार्बन पर अटैक करेगा, बॉन्ड यहां पर आएगा, यहां पर रिजल्ट क्या बना, दिस इज RC R', यहां पर हो गया H, ये हो गया आपके पास OMgX। नाउ फर्दर इसमें हम ट्रीट करते हैं H3O प्लस के साथ, ये वाला कंपाउंड बन जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक किया तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गया, और ऐड हुआ, देखो R' भी ऐड हो रहा है और OH भी ऐड हो रहा है, तो भाई ये एडिशन रिएक्शन का बात हो गया, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई। आगे बढ़ते हैं इस वाले केस में, तो सर ये तो हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, इसको आप ऐसे सोच लो HNH2 आप सोच लो, ये हो गया आपके पास प्लस और ये हो गया आपके पास माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्ट करा दो, इसका प्लस इसका माइनस से रिएक्शन करा दो, तो देखो तो क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इस पर, दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Br को हटा करके NH2 लग गया ना, सब्स्टिट्यूट हो गया ये, और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ है तो इसका नाम क्या पड़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट हो जाएगा। इस वाले केस में भी नोटिस करें तो सर ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक किया, बॉन्ड ये खींचा, रिजल्ट क्या बना, H3CCN, ये हो गया आपके पास H, यहां पर हो गया OH, ऐसा बन रहा है आपके पास, देख सकते हो। तो आपने देखा न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक किया तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और एडिशन हुआ, CN भी ऐड हो रहा है और H भी ऐड हो रहा है, इसलिए नाम क्या दिए, एडिशन रिएक्शन नाम दिए। तो ये वाला भी रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कह रहा है कि द रेडिकल पीएच कहने का मतलब फिनाइल बेटा है ना, रिंग, यहां पर हो गया आपके पास CH2। कह रहा है कि इस कंपाउंड में एरोमेटिक शो कर रहा है, क्यों भाई एरोमेटिक क्यों शो कर रहा है, आप देख सकते हो यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है, दैट मींस एरोमेटिक है। लेकिन हक्कल्स रूल का कोई भी टर्म यहां पे यूज नहीं कर रहा, इसमें अलग ही टाइप की बात कर रहा है कि सर ऑर्बिटल्स कितना है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, ये आपको पता करने बोल रहा है। इसके लिए आप क्या करो कि बेंजीन वाला स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा दिखा दो, ये हो गया आपके पास CH2 डॉट, ठीक है। और आपको पता है कि हर एक कार्बन पे p ऑर्बिटल्स है, हर एक कार्बन पे क्या है बेटा, तो p ऑर्बिटल्स है, इसके पास भी क्या है, तो p ऑर्बिटल है, और हर एक p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है। तो आप अगर ध्यान से एक चीज को देखें तो p ऑर्बिटल्स कितना हो गया, 6, 1 2 3 4 5 6, और 6 p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से भी एरोमेटिक था, और साथ में 6 p ऑर्बिटल और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से भी एरोमेटिक बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में। क्लियर बात है। चलिए बच्चा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ये आपको पता करना है, यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका। तो आपको पता है कि स्टेबिलिटी पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं सर, तो रेजोनेंस को देखते हैं, उसके बाद क्या होता है हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद होता है इंडक्टिव। पहले देखो इसमें रेजोनेंस नहीं है, यानी क्या बोल सकते हैं, नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस,
यहां पर भी रेजोनेंस नहीं है, नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। यहां भी रेजोनेंस नहीं है, दैट मींस नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। यहां भी रेजोनेंस नहीं है, दैट मींस नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। और यहां भी रेजोनेंस नहीं है, दैट इज नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। तो इनमें से कहीं पे भी कोई रेजोनेंस का कंडीशन दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है आपके पास हाइपर कंजुगेशन। कितना हाइपर कंजुगेशन है? 3 3 6 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर। यहां पे देखिए 3 6 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर देखें यहां पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। यहां पर कितना? 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर आप 0 अल्फा हाइड्रोजन ले सकते हैं। बताओ स्टेबिलिटी ज्यादा किसके पास हो गई? सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल हुआ, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है। उसके बाद हो गया फर्स्ट, उसके बाद हो गया थर्ड, उसके बाद हो गया 4 और उसके बाद हो गया 5। करेक्ट ऑर्डर देखो कौन सा है? 2 1 3 2 1 3 4 5, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये आपको पता करना है। तो इसमें अगर आप देखें तो आप इसको ऐसा बना लो, ये रिंग हो गया बेटा, यहां पे CH और ये हो गया प्लस। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3। सर सिग्मा बॉन्ड हो गया 3, यहां पे लोन पेयर है 0, वैल्यू आया 3, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहे हैं। होमोलाइटिक फिजन ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स फॉर्म फ्री रेडिकल्स। तो आप देखो जरा, इसका अगर आप बनाते हैं फ्री रेडिकल, अच्छा क्या इतना करना है, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक ना। ऑप्शन के आधार पे ही सोचो। फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है बेटा, किसके आधार पे होती है? रेजोनेंस के आधार पे, हाइपर कंजुगेशन के आधार पे, इंडक्टिव के आधार पे। तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे कहीं पर भी तो रेजोनेंस की क्राइटेरिया तो दिखाई नहीं दे रही है, बचता है हाइपर कंजुगेशन। चेक करो तो जरा, इसमें हाइपर कंजुगेशन कितना है? इसमें अगर आप देखेंगे हाइपर कंजुगेशन तो एक है CH3 C डॉट CH3 CH2 और फिर हो गया आपके पास CH3। कितना है अल्फा हाइड्रोजन? तो 8 अल्फा हाइड्रोजन है सर यहां पर। फिर एक है आपके पास 3 डिग्री वाला, इसको ऐसे सोच लो, CH3 CCH3 CH3 और डॉट। यहां पे कितना अल्फा हाइड्रोजन? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो जरा, सबसे ज्यादा ये वाला स्टेबल होना चाहिए। देखो तो ऑप्शन में आपके पास दिख रहा है ए और बी में, ये है आपके पास, उसके बाद ये है, ठीक है। कितना अल्फा हाइड्रोजन यहां पे देख सकते हो, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर कितना है? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर इसमें चेक करो तो कितना आ जाएगा? 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर इसमें देखो कितना है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी में ये वाला, जिसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन था। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा। कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आयोनाइजेशन शैल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। आप एक काम करो, ये माइनस है, ये वाला प्लस है। फिर यहां पे देखो ये प्लस है और ये वाला क्या है? माइनस है। फिर यहां पे देखो ये प्लस है और ये वाला क्या है? माइनस है। और इसके बाद अगर आप नोटिस करें यहां पर, तो सर ये वाला प्लस है और ये वाला क्या है? माइनस है। तो अगर इसमें आप देखें, नोटिस करें, तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। CH2 प्लस, बेंजाइल की बात हो रही है यहां पे। यहां पे अगर नोटिस करें तो CH2 और NO2 की बात हो रही है, ऐसा हो रहा है। फिर इस वाले केस में अगर देखें तो क्या आ रहा है? CH3 CH3, ये इसकी बात हो रही है यहां पे। फिर इस वाले केस में अगर आप नोटिस करते हैं तो क्या बनेगा? CH3 CCH3 और CH3 और ये हो गया आपके पास प्लस। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था इसी लेक्चर के अंदर में कि ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन है यहां पर। हाइपर कंजुगेशन मैक्सिमम है कितना बेटा? तो सर 9 अल्फा हाइड्रोजन है।
और साथ में मैक्सिमम आई इफेक्ट भी है, मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट भी है। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन और मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट अगर एक ही कंपाउंड पे होते हैं तो रेजोनेंस से वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहे हैं? कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। आपके पास कुछ कंपाउंड दिया गया है, हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन, तो आपको पता है कि हाइपर कंजुगेशन या फिर एच इफेक्ट जो होता है, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन होता है। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होती है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो सर ये अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर अल्फा कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन की बात नहीं होगी, तो यहां पे कोई भी हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है। फिर इसके अकॉर्डिंग देखें तो सर ये भी अल्फा कार्बन है, ये वाला भी अल्फा कार्बन है और ये वाला भी अल्फा कार्बन है, लेकिन ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये हमेशा sp3 वाला होता है बेटा। कौन सा होता है? sp3 वाला। जबकि ये जो है आपके पास sp2 वाला है, तो ये तो वैसे भी कंसीडर नहीं होगा। इसकी बात अगर करते हैं तो सर यहां पर देखें, यहां पर एक हाइड्रोजन है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला कार्बन जो हुआ दिस इज अल्फा कार्बन, और यहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन है इस कार्बन पर, तो यहां पे हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर में ये 3 जो कंपाउंड था थर्ड वाला, यही हाइपर कंजुगेशन बनाएगा, यानी हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन ओनली थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। तो अगर आप देखें ये है आपके पास प्लस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर होगी, सीएल बाहर निकल जाएगा, ये तो करेक्ट है सर। इसमें देखें शिफ्टिंग इधर से इधर होगी, सीएल तो बाहर निकाला ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं सही। फिर देखें ये प्लस आई इफेक्ट है, तो ये वाला डोनेशन दिखाया नहीं, तो ये वाला भी नहीं होगा। भाई एक एक स्टेप तो दिखाना पड़ेगा ना। इसमें देखिए ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ये प्लस आई इफेक्ट है, इधर इलेक्ट्रॉन होना है, तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग तो लेफ्ट में दिखाई दे रही है ना, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो सोच कैसे रहे हैं हम, अगर आप इसको देखें किस तरीके से काम होगा, तो सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और फिर क्या हो गया बेटा? Cl हो गया। ये वाला कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस वाले डायरेक्शन में, तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहां से यहां होगी, फिर ये वाला बॉन्ड बाहर निकल जाएगा। रिजल्ट क्या बना हमारे पास? CH3 CH यहां पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड और CH2, और बाहर क्या निकल जाएगा आपके पास? Cl माइनस। तो ये आपके पास करेक्ट डिनोशन दिखा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटानोन विथ मिथाइल लिथियम गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। आपके पास दिया गया है साइक्लोपेंटानोन, ये दिया गया ना, इसको हम लोग मिथाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। किसके साथ बेटा? मिथाइल लिथियम। तो मिथाइल लिथियम में मिथाइल हो गया माइनस और लिथियम हो गया प्लस, ऐसा ले सकते हैं, पार्शियल माइनस और पार्शियल प्लस ले लो। अब न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो बॉन्ड कौन खींच लेगा? ऑक्सीजन। कार्बोनाइल में मिथाइल पार्ट इस कार्बन पर अटैक करेगा ना, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करेगी। क्या बना? ये हो गया आपके पास O माइनस, यहां पर हो गया आपके पास मिथाइल। इसको हम नाम दे रहे हैं साइक्लोपेंटानोइल, पेंटानोइल एनाइनिक रेडिकल है ये, एनाइनिक रेडिकल, एनाइनिक रेडिकल है। ठीक है, इसके बाद मैं H2O ले लिया यहां से, सर ये प्लस हो गया और ये वाला क्या हो गया? माइनस। तो इसका माइनस इससे रिएक्ट करेगा, बॉन्ड कौन खींच लेगा? OH। तो आपके पास नेट रिजल्ट क्या बनेगा? तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये दिस इज OH और ये हो गया मिथाइल, और बाई प्रोडक्ट आप चाहें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बाहर कर सकते हैं।
ठीक है, बहरहाल उतना आगे तक दिया नहीं था, यहीं तक में आपको जवाब मिल जाता। साइक्लोपेंटानोइल एनायनिक रेडिकल आपका बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ऑप्शन है कि अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल सही है, क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर है, और जिसके पास लोन पेयर होता है वो लुईस बेस होता है। क्या होता है? लुईस बेस। और लुईस बेस बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। वो कैसा बिहेव करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है। दूसरा क्या कह रहा है? न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट। अगर मान लो मैं बात करता हूं सपोज दैट BH3, तो यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है बोरॉन के पास, तो ये लोन पेयर इसके साथ कर सकता है। दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर लो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रॉन तो ये जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज को डोनेट कर सकता है, या फिर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट को डोनेट कर सकता है। ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं न्यूक्लियोफाइल आर नॉट अ इलेक्ट्रॉन सीकिंग। इलेक्ट्रॉन सीकिंग कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचता, नहीं खींचेगा। क्यों नहीं खींचेगा? क्योंकि भाई इसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना लोन पेयर के फॉर्म में, तो पहले से ही पड़ा पड़ा इसके पास सड़ रहा है, तो दूसरे को खींच करके और बवाल क्यों होगा? ये तो देने का काम करेगा, है ना। तो ये नहीं खींचता है, ये भी बात सही है, ये नहीं खींचता है इलेक्ट्रॉन को। न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड। नहीं सर, न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? लुईस बेस होता है, यानी ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोल रहा है देखो तो ध्यान से, कह रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज। नहीं सर, ये तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तो खत्म हो गया ऐसे ही। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल, हो सकता है, एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल। नहीं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल स्पीसीज ही सिर्फ नहीं होता, ये सर आपका जो है पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज भी होते हैं ना। अगला वाला ऑप्शन भी पढ़ो क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल, ये न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिवली भी हो सकता है। यहां पे सिर्फ न्यूट्रल बोल रहा है तो आप इसको कंसीडर मत करना। इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सोचेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट स्टेबल। सबसे पहली बात, ये जो NO2 है दिस इज अ -n इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट है बेटा? -n इफेक्ट है। और आपको पता है कि जो -n इफेक्ट होता है दिस इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जब होते हैं ना तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन मेटा पोजीशन। ये कहां पे करता है बाबू? मेटा पोजीशन पे अटैक करता है जब इलेक्ट्रोफाइल आते हैं। जरा चेक करो इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा पोजीशन है? पारा, है ना। फिर अगर आप देखें ये वाला, तो ये तो सर मेटा है, ये वाला पोजीशन कौन सा है? ऑर्थो। तो मेटा वाला ज्यादा स्टेबल है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू -I इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा -I इफेक्ट करेक्ट ऑर्डर पर होगा? तो देखो -I इफेक्ट का ट्रेंड आपको याद होगा, कैसे सोचते हैं? ना फरहीन, ना रिया, ना हीरा, ना ओमपुरी के पास साइनाइड एसिड है। साइनाइड एसिड है,
फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर एस्टर है, और अल्कोहल एमीन फिनाइल एल्कीन, है ना। इस तरीके से ट्रेंड होता है, आपको याद होगा। बाकी अगर नहीं याद है तो मेरा ऑर्गेनिक का लेक्चर में बने रहो, मैं वहां पे इसको याद करवा दूंगा। ट्रिक भी है बहुत अच्छा। ना फरहीन, ना रिया, ना हीरा, ना ओमपुरी के पास साइनाइड एसिड है, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर एस्टर है, और दारू एमीन फिनाइल एल्कीन सब उसके पास है। इस तरीके से हम लोग याद रखते हैं वहां पे, ठीक ना। तो करेक्ट ऑर्डर चेक करो तो जरा क्या है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद है OR। देखो तो फ्लोरीन है यहां पर सर, OR है सर यहां पर, उसके बाद है सर NH2। तो फ्लोरीन OR NH2 पहला वाला तो सही है आपका। अच्छा, यहाँ पे H की जगह पे R भी अगर यूज कर लेंगे ना तो भी आपका बात सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। मतलब इस क्वेश्चन पे 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग देख के चेक कर सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है कि ए टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन देखें, दिस इज अ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, और फिर एक है सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, यही है आपके पास। ये ज्यादा स्टेबल होता है इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि सर यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये किस वजह से स्टेबल ज्यादा हो पा रहा है? ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। कौन सी इफेक्ट बेटा? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। क्योंकि आपको पता है कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी चेन आइसोमर कुड बी पॉसिबल फॉर्म द एल्केन ऑफ C6H14। तो अगर मैं यहां पे लिखूं नंबर ऑफ कार्बन, और यहां पे मैं लिखूं बेटा आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहां पे लिख लो C4H10, फिर मैं लेता हूं C5H12, फिर है C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 और C10H22, ठीक है। इसमें अगर देखें तो इसमें टोटल आइसोमर कितना बनता है? 2। इसमें कितना बनता है? 3। इसमें कितना बनता है? 5। 3 2 5 जोड़ दो। इसमें कितना? 9। इसमें कितना? 18। इसमें कितना बनता है आपके पास? तो 35। और इसमें कितना बचता है आपके पास? तो 75, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का आपके पास आइसोमेरिज्म है। तो C6H12 का टोटल कितना आइसोमर बनता है? तो 5 बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C4H10O। देखो एक चीज मैं बताऊं, C4H10O ये 2 प्रकार का आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक तो शो करेगा सर एल्कोहल के साथ, और दूसरा शो करेगा सर ईथर के साथ, है ना। एल्कोहल के साथ क्या होगा? दिस इज CH3, CH2, CH2, CH2 और OH, है ना। तो इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूं। ये बेसिकली फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात हो रही है। कैसे सोचोगे आप जरा चेक करो। मैं यहां पे ले रहा हूं एक ट्रिक, नंबर ऑफ कार्बन एंड देयर आइसोमर। कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा यहां पे। तो 1 कार्बन के लिए आइसोमर 1 बनेगा, 2 कार्बन के लिए आइसोमर 1 बनेगा, 3 कार्बन के लिए आइसोमर 2 बनेगा। इसको थोड़ा सा याद करना। उसके बाद डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैं बता देता। तो डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आपको पता चल जाएगा। 4 कार्बन के लिए कितना? वो सबको जोड़ दो तो 4 हो गया। 5 कार्बन के लिए सबको जोड़ दो तो 8 हो जाएगा। अब कैसे निकालोगे? देखो आपके पास एल्कोहल में टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। कार्बन हो गया सर 4। 4 कार्बन के लिए आइसोमर टोटल कितना बना? 4 बना।
तो अल्कोहल के केस में टोटल आइसोमर कितना बनेगा? 4 बनेगा। अब अगर आप ईथर वाला सोचो तो ईथर का आप कैसे दिखा सकते हैं? CH3O, CH2, CH2 और CH3 ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है उसको सोचो, कितना कार्बन है? 3। तो सर 3 के लिए आइसोमर कितना बन रहा है? 2 बन रहा है। तो इसमें 3 के लिए 2 आइसोमर बना। फिर ईथर का एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इस कार्बन को उठा के इधर कर दो, यानी CH3 CH2 O CH2 और फिर क्या हो गया? CH3 हो गया। दोनों तरफ सेम कार्बन है तो 2 को सोच लो, तो 2 के लिए आइसोमर कितना बना? 1 बना। यहां पे आइसोमर कितना हो गया? 1 हो गया। तो ईथर के केस में टोटल कितना आइसोमर बनेगा? 2 यहां से, 1 यहां से, 3, यानी टोटल आइसोमर अगर बात करो अल्कोहल और ईथर को लेकर के, तो अल्कोहल 4, ईथर से 3, यानी कितना हो गया? 7। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 7 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन, टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। टॉटोमेरिज्म इन चारों ऑप्शन में कहां पे शो कर रहा है? तो आपको पता है कि टॉटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट होता है, तो बेसिकली आपको ये चेक करना है कि कहां पर अल्फा हाइड्रोजन है। इस वाले ऑप्शन पे अगर आप देखेंगे तो 3 आपके पास अल्काइल का पार्ट है और यहां पे कनेक्ट है आपके पास NO2। तो आप देखो NO2 की रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन क्या है बेटा? अल्फा कार्बन, लेकिन यहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसमें टॉटोमेरिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी के तरफ अगर आप नोटिस करते हैं तो इसके पास है आपके पास RCH2 और फिर है बेटा आपके पास NO2। तो NO2 के रिस्पेक्ट में ये कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन, और इस कार्बन में 2 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, और अल्फा हाइड्रोजन होगा दैट मींस यहां पे टॉटोमेरिज्म देखने को मिलेंगे, यानी इस वाले पे टॉटोमेरिज्म आपको देखने को मिल सकता है। आगे वाले ऑप्शन में भी जरा चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी को देखो जरा। हमारे पास है CH3 का 3, CH3, CH3 और यहां पर है बेटा आप नाइट्रोसो के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन, और यहां भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट मींस यहां पर भी टॉटोमेरिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद लास्ट वाले देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो आपके पास बेटा यहां पे दिया गया है 2 डिग्री एमीन, और आपको पता है कि 2 डिग्री एमीन पर कोई भी टॉटोमेरिज्म का केस देखने को नहीं मिलता है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो क्या कह रहा है कि विच अमॉन्ग द गिवन मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। आपके पास 3 कंपाउंड दिया गया है और तीनों कंपाउंड में आपको यह चेक करना है कि कहां पे टॉटोमेरिज्म होगा और कहां पे टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो आपको पता है कि टॉटोमेरिज्म को देखने के लिए आप सिंपल वहां पे अल्फा हाइड्रोजन को चेक करते हो, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वहां पे टॉटोमेरिज्म की केस आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि सबसे पहला जो आपके पास दिया गया है ब्रिज वाला कार्बन ऐसा दिया गया है, और यहां पर आपके पास दिया गया है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, आप देखें तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा है और यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां भी एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है। नाउ अगर मैं इसका टॉटोमेरिज्म करा लूं तो टॉटोमेरिज्म कैसे कराओगे? ये वाला बॉन्ड को यहां पे दे दो, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया और हाइड्रोजन लास्टली ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्ट बना वो कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर हो गया आपके पास OH का पार्ट और यहां पर हो गया डबल बॉन्ड। बट बाबू ये जो कंपाउंड होते हैं दिस इज लेस स्टेबल, ये क्या होता है? लेस स्टेबल होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? बाय ब्रैट्स रूल के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग ब्रैट्स रूल के अकॉर्डिंग। अब ये रूल क्या कहता है बेटा? ये रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई ब्रिज हेड कार्बन है, जैसे ये वाला कार्बन ब्रिज हेड है और ये वाला कार्बन ब्रिज हेड है, तो ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं होगा, या फिर वहां पे अगर आप डबल बॉन्ड लेके चलते हैं तो भी पॉसिबल नहीं होगा, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो भी वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ब्रिज हेड कार्बन पे ये तीनों कंडीशन अगर आ जाता है तो वैसे केस में कंपाउंड आपकी क्या बन जाती है? लेस स्टेबल बन जाती है। तो आप देखो एक चीज, पहले से ये कंपाउंड स्टेबल में था, लेकिन जब टॉटोमेरिज्म किया तो ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गए जो कि पॉसिबल नहीं था। तो ब्रैट्स रूल के अकॉर्डिंग ये वाला जो होगा आपका लेस स्टेबल बोला जाएगा।
तो ये वाला टॉटोमेरिज्म हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कंपाउंड था पहले ज्यादा स्टेबल था, टॉटोमेरिज्म करने के बाद खुद को लेस स्टेबल की तरफ ट्रांसफर कर लेगा और कंपाउंड खुद भी लेस स्टेबल की तरफ जाने की कोशिश नहीं कर सकता है, इसलिए टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा आपका। उसी तरीके से अगर आप कंपाउंड नंबर 2 की बात करें, हमारे पास अगेन ब्रिज हेड कार्बन है बेटा। यहां पर है आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया आपके पास पीएच, यहां पर भी हो गया पीएच। अब देखो नोटिस करो, तो यहां पे है कार्बोनाइल का पार्ट, ये हो गया अल्फा कार्बन और ये भी हो गया अल्फा कार्बन में एक अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब क्या करेंगे टॉटोमेरिज्म के लिए, इस वाले बॉन्ड को यहां पे दिया, डबल बॉन्ड को यहां पर दिया और लास्ट में हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दिया ऑक्सीजन के साथ। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ऐसी टॉटोमेरिज्म कराते हैं, आपको याद भी होगा। जब इसका टॉटोमेरिज्म आपने कराया तो रिजल्ट कुछ ऐसा बन गया, ये हो गया आपके पास ब्रिज हेड कार्बन, इस जगह पे हो गया सर डबल बॉन्ड और यहां पर हो गया OH, ये हो गया PH और ये भी हो गया आपके पास PH, ऐसा होगा। अगेन आप नोटिस करें तो फिर से ब्रिज हेड कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया, और ब्रिज हेड कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड आता है तो ये कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, लेस स्टेबल होते हैं। किस रूल के अकॉर्डिंग, ब्रैट्स रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ब्रैट्स रूल के अकॉर्डिंग। तो ब्रैट्स रूल के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड भी क्या होगा आपका, लेस स्टेबल होगा, मतलब पहले ज्यादा स्टेबल होंगे, टॉटोमेरिज्म करने के बाद ये खुद की स्टेबिलिटी कम कर लेगा। दैट मींस आप कह सकते हैं कि ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं होगा, क्योंकि पहले ज्यादा स्टेबल है तो टॉटोमेरिज्म करके लेस स्टेबल थोड़ी बनेगा वो, है ना। इसके बाद थर्ड वाले कंपाउंड की तरफ बढ़े आप, तीसरा वाला जो कंपाउंड है उसको भी देख लो। तो थर्ड वाला जो कंपाउंड है बेटा हमारे पास है अगेन ब्रिज हेड कार्बन वाला, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहां पर आपके पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप या कार्बोनाइल का फंक्शनल ग्रुप है। आप देखो यहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो इसके साथ टॉटोमेरिज्म अगर करेगा तो यहां पे तो डबल बॉन्ड आ जाएंगे, अगेन लेस स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इस वाले के साथ अगर करना शुरू करे, इस हाइड्रोजन को यहां पर, इस वाले बॉन्ड को यहां पर मैं दे दूं, इस वाले हाइड्रोजन को यहां पर दे दूं, तो हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड और ये हो जाएगा आपका थर्ड। तो रिजल्ट क्या बना बेटा, रिजल्ट ये बन गया सबसे पहले रिंग, है ना, ये हो गया आपके पास OH और यहां पर हो गया डबल बॉन्ड। ये क्या है, स्टेबल है, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और sp2 हाइब्रिडेशन नहीं आ रहा है, तो ये आपका स्टेबल होगा, मतलब ये वाला आपका टॉटोमेरिज्म में काउंट हो जाएगा। तो सिर्फ तीसरा कंपाउंड ऐसा है, यानी ऑप्शन नंबर A, जो आपका टॉटोमेरिज्म अच्छे से करा सकता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। 45 ये कुछ कंपाउंड दिया गया है, कह रहे कि विच ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट्स टॉटोमेरिज्म। अगर आप इसमें देखें, इसके रिस्पेक्ट में यहां पे सर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि अगर ये बॉन्ड यहां पर दें, इसको यहां पर दें, तो टॉटोमेरिज्म आपका दिख जाएगा कुछ ऐसा। ये हो गया सर रिंग, यहां पर हो गया OH, ये हो गया डबल बॉन्ड और यहां पे हो गया CH3। पॉसिबल है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा 1-3 सिस्टम। क्या बोलते हैं, 1-3 सिस्टम टॉटोमेरिज्म। फिर इस वाले केस में देखें तो यहां पर भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड यहां दिया, बॉन्ड की ऑक्सीजन यहां पे हो गई, बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ थे ऑक्सीजन खींच लिया, हाइड्रोजन अल्टीमेट ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेंगे हमारे पास, रिजल्ट हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, OH यहां पे डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां पर हो गया CH3 के पार्ट। ये भी पॉसिबल है। इसको भी हम लोग क्या नाम देंगे, 1-3 सिस्टम। क्यों, क्योंकि 1, 2, 3, 1 से लेकर के 3 तक आपके पास माइग्रेशन देखने को मिल रही है, इसलिए इसको 1-3 सिस्टम बोल रहे हैं। अगर आप इसके रिस्पेक्ट में यहां पर देखें तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, लेकिन यहां पर है, तब भी यहां पे टॉटोमेरिज्म होगा। कैसे होगा, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा और हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर। रिजल्ट आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस इज टॉटोमेरिज्म कंपाउंड। लेकिन ये जो टॉटोमेरिज्म हुआ, दिस इज अ 1-5 सिस्टम। इसका नाम क्या हुआ, 1-5 सिस्टम टॉटोमेरिज्म। तो पहले 2 वाले केस में तो 1-3 सिस्टम टॉटोमेरिज्म था, लेकिन लास्ट वाले केस में आपके पास 1-5 टॉटोमेरिज्म देखने को मिल रहा है।
मतलब फर्स्ट में भी टॉटोमर्स है, सेकंड में भी टॉटोमर्स है और थर्ड में भी टॉटोमेरिज्म है। मतलब 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है कि द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट एज द सोन गिवन बिलो। आपके पास जो टॉटोमेरिज्म करके दिखाया गया है, इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है इस वाले में। तो इसमें अगर एक्सपेंड करो तो 3 हाइड्रोजन है सर, यहां पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो गया, फिर यहां पे 2 हाइड्रोजन था, फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था, फिर ऑक्सीजन था, कार्बन के साथ 2 बॉन्ड और फिर कार्बन के साथ 3 बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। सिग्मा बॉन्ड काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। सिग्मा कितना हो गया बेटे? 18 हो गए। और पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपके पास? तो एक यहां पर पाई था, एक यहां पर पाई था, मतलब टोटल पाई कितना हो गया? 2 पाई हो गया। तो सिग्मा हो गया 18 और पाई कितना हो गया? 2। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 47। क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आपको पता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 प्रकार होती है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, दूसरा क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहे हैं कि द इनकरेक्ट आईयूपीएसी नेम इज। इन चारों में से कौन सा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर गलत है? तो पहला का अगर देखें तो 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा? 3 मिथाइल ब्यूटेन 2,1, ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा। जबकि क्या दिया गया है? 2 मिथाइल 3 ब्यूटानोन दिया गया है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। इसमें चेक करते हैं, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, सेकेंड पे मिथाइल, थर्ड पे मिथाइल, तो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, ये वाला तो सही है आपका। इस वाले केस में देखें तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 4 पोजीशन पे मिथाइल का पार्ट है, तो 4 मिथाइल 2 पेंटाइन, सेकेंड पे पेंटाइन है, ये भी सही है आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इस वाले में, तो 1 2 3 और 4, सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये भी आपका सही है। तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए, जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। क्या बोल रहा है? आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग इज। तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर सिमेट्रिकल पोजीशन पर होती है तो नंबरिंग किधर से करते हैं बेटा? डबल बॉन्ड की तरफ से। ये भी सिमेट्रिकल पोजीशन है, ये भी सिमेट्रिकल पोजीशन है, इधर से भी फर्स्ट कार्बन पे, इधर पे भी फर्स्ट कार्बन पे ना। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकल पोजीशन पर होगा तो नंबरिंग होगा डबल बॉन्ड की तरफ से। ठीक है, नाम क्या होगा इसका? सबसे पहले हेक्स, 1 पर इन और 5 पर क्या होगा? वाइन होगा। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1 हेक्सीन और 5 वाइन लिख सकते हैं। इसका करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है ऑप्शन नंबर सी। कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है देखो, नेम ऑफ द सम कंपाउंड आर गिवन विच वन इज नॉट इन आईयूपीएसी सिस्टम। इनमें से कौन सा आईयूपीएसी सिस्टम नहीं है? इसमें पहले चेक करें, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, थर्ड पे है मिथाइल और 4 पे है इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे तो 4 हो गया इथाइल, 3 हो गया आपके पास मिथाइल, है ना। कितने कार्बन है? 7 को बोलेंगे हेप्ट और लास्ट में लगा देंगे ANE। जबकि क्या दिया है? 3 मिथाइल दिया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ये फॉलो नहीं किया है, दैट मीन्स यही ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। फिर भी चेक कर लो बाकी सब, यहां से करो 1 2 3 और 4, थर्ड मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 और लिख सकते हैं, ये तो सही है आपका। इसमें चेक करें तो ये हो गया आपके पास 1, यहां से नहीं होगा नंबरिंग ना, कहां से होगा बेटा? यहां से 1 2 3 और 4 ऐसा ले सकते हैं। तो सेकेंड पर हो गया इथाइल, 3 पर हो गया मिथाइल, उसके बाद ब्यूट 1 इन, ये तो सही है आपका। अगला वाला केस देखते हैं तो इसमें देखो 4 पे मिथाइल, इसको आप एक्सपेंड कर लो जरा,
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके बाद हो गया यहाँ पे CH, फिर हो गया CH3 एंड CH3, ऐसा सोच लो आप। अब इसका नोमेनक्लेचर करो, तो यहां से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 और 5। नाम क्या होगा बेटा? 4 मिथाइल। क्या होगा? 4 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए हो गया सर पेंट, और सेकेंड पोजीशन पे हो गया ट्रिपल बॉन्ड। इसका नाम होगा 4 मिथाइल 2 पेंटाइन ले सकते हैं, या फिर 4 मिथाइल पेंट 2 आइन भी ले सकते हैं। तो ये वाला भी IUPAC आपका क्या है? सही है। मतलब ए वाला आपके पास इनकरेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 51। क्या कह रहा है कि द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला, इस कंपाउंड का IUPAC सिस्टम का नाम क्या होगा? तो फिर से देखो, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सिमेट्रिकल पोजीशन पर है, तो नंबरिंग किधर से होगी? डबल बॉन्ड की तरफ से। तो इसका नाम क्या होगा? 4 कार्बन के लिए हो गया सर ब्यूट, 1 पर हो गया इन, और थर्ड पर हो गया सर वाइन। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 1 ब्यूटीन लिख सकते हैं बेटा, और थर्ड पोजीशन पे वाइन लिख सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। चलिए, तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड ऑफ दिस। तो इस कंपाउंड में अगर आप देखोगे ना, तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की सिमेट्रिकल पोजीशन नहीं है, और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकल पोजीशन पे नहीं होता है, तो नंबरिंग किधर से करते हैं बेटा? तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से करते हैं, यानी 1 2 3 4 और क्या हो गया 5। लेकिन अगर सिमेट्रिकल पर होता, डबल बॉन्ड यहां पे रहता, तो हम लोग नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से करते हैं। इसका नाम क्या होगा? 5 कार्बन है ना बेटा, तो 5 कार्बन के लिए हो गया सर पेंट, है ना। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे है सर इन, और फर्स्ट पोजीशन पे है वाइन। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, पेंट 3 इन और 1 आइन। यहां पे ई छूटा हुआ है, ठीक है। सब में ई होगा आपके पास। IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने लेक्चर पे पढ़ाया था कि वाई कॉन्सोनेंट है और ई क्या है? वॉवेल्स है। तो वॉवेल्स को रहने देंगे, यानी ई को रहने देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 53। क्या कह रहा है? देखो, द IUPAC नेम करेक्ट फॉर द कंपाउंड। नंबरिंग यहां से करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या होती है? ज्यादा होती है सब्स्टिट्यूएंट के कंपैरिजन में। तो फोर्थ पोजीशन पे हो गया सर इथाइल का पार्ट, है ना। थर्ड पोजीशन पे हो गया प्रोपाइल का पार्ट। थर्ड पोजीशन पे क्या? प्रोपाइल का पार्ट है, आप देख सकते हैं। 6 कार्बन हुए है तो आपके पास हेक्स हो गया, और फर्स्ट पोजीशन पे हो गया इन। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। तो 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज IUPAC नेम इज। इस IUPAC नाम का कौन सा स्ट्रक्चर सही है? देखो, 3 इथाइल की बात कर रहा है ना, तो यानी ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पे इथाइल नहीं है, ये डबल बॉन्ड वाला है ना, इथिनाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथिनाइल। यानी ये तो करेक्ट नहीं है। फिर देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। थर्ड पोजीशन पे फिर से क्या आ रहा है? इथिनाइल आ रहा है। ये भी तो नहीं होगा सर। आगे बढ़िए इस वाले केस में 1 2 3, यहां पे भी देखो इथाइनाइल आ गया। ये भी नहीं, इथाइल लाना है ना आपका। तो ये देखो क्या है? 1 2 3। देखो थर्ड पोजीशन पे क्या है बेटा? इथाइल है, तो 3 इथाइल तो मिल गया यहाँ पे। सेकेंड पे हाइड्रोक्सी है, बिल्कुल है भी है आपका। 4 पोजीशन पे मिथाइल भी है, बिल्कुल है यहाँ पर। 6 कार्बन है, बिल्कुल 6 कार्बन की बात हो रही है। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड बिल्कुल है। 5 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, बिल्कुल है। लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा इस IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आइसोब्यूटाइल आप जानते हो किसको बोलते हैं? दिस इज CH3 एंड CH3। सेकेंड पोजीशन पर या सेकेंड कार्बन पर अगर कोई मिथाइल ग्रुप कनेक्ट होता है, तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? आइसो का, और 4 कार्बन है तो इसको आइसोब्यूटेन बोल देंगे। और आइसोब्यूटेन में से अगर मोनोवैलेंट रेडिकल बनाते हैं, यानी एक हाइड्रोजन हटा दे मैं इस वाले कार्बन से, तो आपका क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 एंड CH2। ये होगा। इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे बेटा आइसोब्यूटाइल। बट एक बात ध्यान देना,
अब सेंटर वाले कार्बन यानी बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन मत हटा देना। अगर बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा दोगे, ऐसा बना दोगे, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं टर्ट ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं बेटा? टर्ट ब्यूटाइल बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोब्यूटाइल का करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा? आपको पता है कीटोन से अल्डिहाइड की प्रायोरिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, तो इसको लोअर नंबर मिलना चाहिए, यानी 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे तो हो गया सर कीटो का पार्ट, इसका पार्ट केटो का पार्ट। उसके बाद है सर सेकेंड पोजीशन पर हो गया आपके पास मिथाइल का पार्ट, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल का पार्ट हो गया। उसके बाद है 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स बोल लेंगे। अच्छा, तो 4 पोजीशन पे था आपके पास डबल बॉन्ड, तो EN हो गया, और लास्ट में क्या लगा देंगे? अल्डिहाइड का सफिक्स, दैट इज A। तो इसका नाम क्या हो गया? 3 केटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इनल। तो 3 केटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इनल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है इस कंपाउंड की आईयूपीएसी के लिए। क्लियर? चलिए इस वाले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे देख ले हम लोग। कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स बेटा हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला है C6H7O2 और N, हैज 6 कार्बन एटम इन द रिंग। आपके पास रिंग है, इसमें 6 कार्बन है। चलिए सही है। 2 डबल बॉन्ड एंड अ नाइट्रो ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट। 2 डबल बॉन्ड है, साथ में एक नाइट्रो ग्रुप है जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। अब एक्स के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे पहला देखो तो ये सिर्फ कार्बन के साथ कनेक्ट है रिंग पर, तो होमोसाइक्लिक आप कह लो, इसको आप होमोसाइक्लिक कह सकते हैं। और कार्बन है तो आप इसको चाहे तो कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं। ठीक है, साथ में ये जो है आपके पास नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और sp3 वाला हमेशा क्या होता है? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। यानी होमोसाइक्लिक के साथ साथ ये कैसा है बेटा? नॉन एरोमेटिक का पार्ट है। कैसा है? नॉन एरोमेटिक का पार्ट है, यानी होमोसाइक्लिक एंड नॉन एरोमेटिक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्लियर बात है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58। क्या कह रहा है कि द ClCCl एंगल इन 1122 टेट्राक्लोरोइथीन। इथीन ले लो, 1122 टेट्राक्लोरोइथीन ये है। आपसे ये वाला एंगल पूछ रहे हैं। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है ना, ये भी sp2 वाला है, और sp2 में ये एंगल कितने का होता है? तो 120 डिग्री का होता है, ये पता है आपको। ये वाला एंगल भी कितने का होगा? दिस विल बी 120 डिग्री, 120 डिग्री। एंड टेट्राक्लोरो मीथेन की बात भी कर रही है, मीथेन वाला ऐसे ले लो आप, ये ऐसा होता है। और आपको पता है ये एंगल कितना होता है? तो 109 डिग्री 28 मिनट। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है? तो सर sp3 होती है। तो 120 डिग्री एंड 109 डिग्री 28 मिनट, ये 5 डिग्री लिया हुआ है, आप लगभग ले लो, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। क्या बोल रहे हैं? ए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम फ्रॉम वन एंड ऑफ द चेन टू द अदर आर रिस्पेक्टिवली। पहले sp3 आना चाहिए, sp3, इसके बाद sp2 होना दे दिया है ना, तो sp आ गया। ये भी सर sp है, ये sp3 है, ये सर sp2 है, ये सर sp2 है, ये सर sp2 है, और ये सर sp2 है। क्या ये वाला ट्रेंड आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया आपका। आगे बढ़िए, यहाँ पे ये सर sp3 हो गया, ये सर sp3 हो गया। देखो sp3 के बाद sp2 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया आपका। आगे बढ़ो, ये सर sp3 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp3 है, इसके बाद ये sp है, और ये क्या है? sp है। फिर ये है सर sp2, और ये भी है आपका sp2। ट्रेंड देखो सही है क्या? sp3 sp2 sp2 sp3 sp2 sp2, यहाँ पे क्या आ गया? sp मतलब ये भी गलत है आपका। इसमें देखो ये sp3 sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp, और ये हो गया sp। क्या ये ट्रेंड है? देखो तो
sp3 sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp और sp बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक से ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन कहां पर है। देखो ये sp2 हो गया, ये sp2 हो गया, ये sp2 हो गया, ये sp2 हो गया, एक ही प्रकार का है ना, तो ये नहीं होगा। फिर देखो ये sp है और ये भी sp है, यहां पे भी एक ही प्रकार का, ये भी नहीं होगा। फिर देखो यहां पे sp3 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 और ये भी क्या है बेटा sp3 है, ये भी एक ही प्रकार का, नहीं होगा। इसमें देखो ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp2 है और ये sp3 है, एक से ज्यादा तो इसी में दिख रहा है ना हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला सही है और बाकी सब क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट 2 in 4 वाइन, 5 कार्बन है बेटा, पेंट की बात कर रहे हैं। सेकेंड पोजीशन पे है सर डबल बॉन्ड और 4 पोजीशन पे है सर ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन होगा, यहां पर हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन और यहां पे 3 हाइड्रोजन। सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो यहां पे हो गया सर, एक्सपेंड करके देख लो इसको, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। H डबल बॉन्ड H, C ट्रिपल बॉन्ड H, ऐसा होगा। सिग्मा काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिग्मा कितना हो गया बेटा, 10 हो गया। पाई काउंट करते हैं, यहाँ पे 2 पाई है और यहाँ पे सर 1 पाई है, टोटल पाई कितना हो गया, 3 हो गया। तो 10 सिग्मा और क्या मिला, 3 पाई, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp एंड sp। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास sp 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 sp, ये ऑर्डर नहीं है, ये वाला ऑर्डर चाहना है ना। फिर यहां पे देखो sp2 sp2 sp और ये हो गया sp, बिल्कुल मिल चुका है, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक ना, बाकी चेक करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो फिर यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। पाई बॉन्ड कहां कहां है, यहां पर है एक पाई, यहां भी पाई है, ये भी पाई है और ये भी पाई है। और आपको पता है कि एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना भाई, एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 4 पाई में कितना हो जाएगा, तो 4 पाई में 4 दूनी की 8 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या बोल रहा है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन C2 C3 C5 एंड C6 ऑफ द हाइड्रोकार्बन। C2 क्या है बाबू, दिस इज sp, C3 क्या है आपके पास sp3, C5 क्या है आपके पास sp2 और C6 क्या है आपके पास sp3। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, sp sp3 sp2 एंड sp3, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कर सकते हैं, बहुत आसान है ना। नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। इन द हाइड्रोकार्बन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1, 3 एंड 5। फर्स्ट वाला कौन सा है, दिस इज sp, थर्ड वाला कौन सा है, sp3 है, 5 वाला कौन सा है, तो सर sp2 है। हाइब्रिडेशन देखो sp sp3 sp2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर बात है। तो बच्चों हम लोग आज जो है 36 साल पुराने तक के क्वेश्चन नीट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आई होप वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, मैं हाइड्रोकार्बन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, 36 ईयर, उसमें भी हम लोग बात करेंगे और इसी तरीके से हम लोग नीट की प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लोगों तक भी शेयर करें ताकि अच्छे कंटेंट लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।